नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 10 विषय हिंदी गद्य 4 एक प्रश्न 4 उत्तर। उनके लेखक है श्री प्रकाश और साहित्य प्रकार है लेखक के मन में एक प्रश्न था कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा, और वो यह प्रश्न अपने 4 विदेशी मित्रों से पूछते हैं जो हमारे देश में रह चुके हैं और उनको हमारे देश का पर्याप्त अनुभव है। इसलिए उसमें पहला व्यक्ति है ईसाई पादरी। उन्होंने उत्तर दिया था कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। दूसरा व्यक्ति है वो सरकारी कर्मचारी है। उन्होंने लेखक के प्रश्न का उत्तर दिया कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। दोनों ने अपने उत्तर विस्तृत भी समझाए हैं, यहाँ तक हमने देखा था। तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है। 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही है। 7-8 वर्ष से हमारे भारत में रह रही है और बड़े प्रेम, श्रद्धा से, तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही है और असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी है। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्रों में हुआ है। निकटतम यानी कि नज़दीकी अनुभव उनको है। इसीलिए लेखक उनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं। उनको भी यह प्रश्न पूछते हैं, तब उनको उत्तर देना पड़ता है। उनका उत्तर था कि तुम लोग बड़े आलसी हो, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना है। मेहनत करना तो हमने मर भूखों का काम ही समझ रखा है। मर भूखों यानी कि जो भूख से मर रहा है उसे मर भूखों कहा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति ही काम करे, हम ऐसा समझते हैं। बड़े लोगों को तो केवल बैठे रहना है, उसे कोई काम नहीं करना है, ऐसा हम समझते हैं। हम भूल गए हैं कि संसार में जो बड़े हुए हैं, जो आगे आए हैं, उन्होंने अथक परिश्रम किया है, तभी तो वो बड़े हुए हैं। ऐसा हम समझते नहीं हैं। और हम जब परिश्रम ही नहीं करेंगे तो सफलता कैसे प्राप्त करेंगे। आरंभ शुरू तो हम है, यानी कि शुरुआत हम करते हैं, पर हम में लगन नहीं है। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। रोने पीटने चीखने में जितना समय हम बिताते हैं, उतना यदि हम काम में बिताए तो हम देश और अपनी काया पलट सकते हैं। काया पलटना यह मुहावरा है, यानी कि बहुत बड़ा परिवर्तन लाना। यदि हम रोने पीटने चीखने में जितना समय बिताते हैं, उतना यदि काम में बिताए तो हमारा और देश का परिवर्तन हम ला सकते हैं। पर हम तो बड़े आलसी हैं। यहाँ पर तीसरी व्यक्ति एक स्त्री थी। वो 7-8 वर्ष से भारत में रह रही है और वो अपने को भारतीय बनाकर वो बड़े प्रेम, श्रद्धा और तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही है और वो असहयोग आंदोलन में जेल भी जा चुकी है और भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें है। इसीलिए लेखक उनको प्रश्न पूछते हैं, तब उनका उत्तर था कि तुम लोग बड़े आलसी हो, अर्थात हम लोग श्रम का महत्व नहीं जानते। मेहनत करता है तो वो लोग जो भूख से मर रहे हैं, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम समझते हैं। बड़े लोगों को तो केवल बैठे रहना है, उसको कोई काम नहीं करना है, ऐसा हम समझते हैं। हम भूल गए हैं कि जो बड़े हुए हैं वो परिश्रम के कारण ही तो वो बड़े हुए हैं। परिश्रम ही हम नहीं करेंगे तो हम सफलता कैसे प्राप्त करेंगे। हम काम की शुरुआत करते हैं पर हम में लगन नहीं है, इसी कारण हम कहीं भी सफल नहीं होते हैं। रोने पीटने चीखने में ज़्यादा समय बिताते हैं पर काम में बिताते नहीं है, इसीलिए हम आगे नहीं आ सकते। यदि हम काम में उतना समय बिताए तो हमारा और देश का परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसा यहाँ पर एक स्त्री है, उन्होंने कहा था हम लोग बड़े आलसी हैं। तो चौथा व्यक्ति है लेखक का चौथा मित्र, विदेशी मित्र, वो एक बड़ी वृद्धा स्त्री है।
वे संसार में प्रसिद्ध थी और लेखक के कुल के साथ उसका बहुत बड़ा प्रेम था और वो लेखक की पितामही के समान थी। पितामही यानी कि पिता की माता, तुल्य यानी कि समान। पितामही समान थी। तब लेखक उनको प्रश्न पूछते हैं, उनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं। कहते हैं कि आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए हैं, आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। लेखक उनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं कि आपने तो 40 वर्ष हमारे देश में बिता दिए हैं, हमारे देश में विविध सेवाओं में लगा दिए हैं, आपको बताना ही होगा कि हमारा क्या दोष है कि जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। तब उन्होंने संक्षेप में उत्तर दिया, थोड़े में उत्तर दिया कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। यह उनका संक्षेप में उत्तर था। उन्होंने विस्तार से बताया, उदाहरण दे देकर उन्होंने बताया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते, स्वयं को ही आगे रहना है, खुद को ही आगे रहना है, दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते। गुणी नवयुवक है, उसमें गुण है तो उसको योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते और मरने के बाद उनकी विद्या समाप्त हो जाती है, अपना काम ही वो खराब कर देते हैं। तो वास्तव में यह वृद्धा की बात है, वो ठीक थी। लेखक को भी यह बात सही लगती है कि यहाँ पर पिता है वो मरने तक पुत्र को घर का काम नहीं बताता। यही कारण है कि कई कुटुंब नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर ही मर गए हैं, जो किसी को नहीं सिखाते। इस तरह यही कारण है कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई है। लुप्त यानी कि समाप्त, अदृश्य हो गई है। पेशों में इतनी प्रतिद्वंदिता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। प्रतिद्वंदिता यानी कि मुकाबले की भावना, तो मुकाबले की भावना है, इसीलिए बड़ा है वो छोटे को काम नहीं सिखलाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। विभत्स यानी कि घृणित, चित्त यानी कि मन, व्याकुल यानी कि विकल। तो मन व्याकुल हो जाता है, कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। यहाँ पर लेखक का चौथा मित्र, चौथी व्यक्ति, वो है एक बड़ी वृद्धा स्त्री जो संसार में प्रसिद्ध थी और लेखक के कुल से उनका बहुत प्रेम था और लेखक की पितामही के समान थी। लेखक उनको भी परेशान करते हैं और कहते हैं आपने तो 40 वर्ष हमारे देश में बिता दिए हैं, विविध सेवाओं में लगा दिए हैं, तो आप बताइए कि हमारा क्या दोष है कि हमारी उन्नति नहीं होती। तब उन्होंने थोड़े में उत्तर दिया था कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। विस्तार से उन्होंने बताया, उदाहरण देकर बताया कि दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते, खुद को ही आगे रहना है। गुणी नवयुवक है, उसको अपनी योग्यता दिखलाने का मौका ही नहीं देते और मरने के बाद उनका काम खराब हो जाता है, विद्या समाप्त हो जाती है। तो लेखक को भी यह बात ठीक लगी कि हमारे यहाँ पिता है वो पुत्र को मरने तक कोई काम नहीं बतलाता और अंत में कितने ही कुटुंब नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े गुणी है वो अपनी विद्या साथ लेकर ही मर गए हैं, तो वहीं से ही विद्या समाप्त हो जाती है। इसीलिए ही तो कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधि आदि लुप्त हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने अपना जो उत्तर दिया था संक्षेप में कि तुम लोगों में उदारता नहीं है, तो हम लोग इस तरह की उदारता नहीं रखते, इसीलिए कितने ही काम बगड़ते हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर, उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर, अपने काम की एक एक तफसील को समझकर उसमें दत्तचित्त होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों का बतलाया,
उन सब को मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। यहाँ पर यह 4 उत्तर दिए हैं। 4 विदेशी मित्र हैं, उन्होंने 4 उत्तर दिए थे। उस उत्तर में हमारा दोष दिखाया था। तो यहाँ पर लेखक ने उन चारों उत्तरों को जोड़ दिया है। पहले व्यक्ति ने उत्तर दिया था कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, तो हम अपने काम में गर्व नहीं रखते। दूसरे व्यक्ति सरकारी कर्मचारी, उन्होंने बताया था कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है, उन्होंने कहा था कि तुम लोग बड़े आलसी हो, अर्थात हम परिश्रम का महत्व ही नहीं समझते। और चौथी व्यक्ति ने कहा था कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। तो यह 4 उत्तर है, एक एक अंश है, वो हमारे दोस्त का बताया था। तो यह सब जोड़कर, सबको मिलाकर लेखक ने उत्तर पूर्ण कर दिया। यदि और भी सूत्रवत सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। लेखक कहते हैं कि यदि कोई सूत्रवत सत्य जानना चाहे, यानी कि लेखक का उत्तर है कि लेखक कहते हैं कि नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को हम भूल गए हैं। बड़े से बड़ा नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठाते। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं और इसी में अपने धर्म की इतिश्री समझते हैं। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं, आदर्शों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते। लेखक कहते हैं कि हम अपने कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। बड़े से बड़ा नेता होता है, फिर भी हम साधारण जन हैं, वो उनसे कोई लाभ नहीं उठा पाते। हम मूर्ति की स्थापना करते हैं, पर उस मूर्ति के कहे अनुसार चलते नहीं है। भगवान की मूर्ति की स्थापना करते हैं, बस उसकी स्थापना कर दी, उसका जय जयकार किया, इसी में ही हमारे धर्म की समाप्ति है। इतिश्री समझना यानी कि समाप्ति समझना। तो इस तरह से वही में हमारी समाप्ति है, ऐसा समझ लेते हैं और उस मूर्ति के कहे अनुसार चलते नहीं है। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि मूर्ति की स्थापना करना, यानी कि हम किसी भी नेता को चुनते हैं, पर उसकी जय जयकार भी करते हैं, पर उसके कहे अनुसार चलते नहीं है, उसके आदर्शों के अनुसार हम चलते नहीं है। यदि व्यक्ति है वो अपने कर्तव्य का पालन करेगा, हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेगा, तो अपना व्यक्तिगत जीवन है वो संगठित होगा। और इस तरह से व्यक्तिगत जीवन संगठित होगा, हर एक व्यक्ति ऐसा करेगा, तो अपने आप समाज संगठित हो जाएगा। यही कारण है कि हम वही के वही है। संसार वेग से चला जा रहा है, हम तटस्थ हैं, सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है, किंतु ठीक तरह से काम करने में है, यदि हम यह अनुभव कर सके कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं, तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं है। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यही कारण है हम अपना कर्तव्य है उसका पालन नहीं करते और नेताओं को चुनते हैं, उस मूर्ति की स्थापना करते हैं, पर उनके कहे अनुसार नहीं चलते, उसके आदर्शों का पालन नहीं करते। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो व्यक्तिगत जीवन संगठित होता है और समाज भी अपने आप संगठित हो जाएगा, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। इसीलिए संसार वेग से चल रहा है, पर हम तटस्थ हैं और हम वही के वही है। यदि हम ऐसा करें तो हम आगे आ सकते हैं, पर हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। सच्ची देशभक्ति है वो केवल व्याख्यान देने में नहीं है, पर ठीक से काम करने में है। यदि हम अपना कर्तव्य का अनुभव करें और अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से करें, तो
और अपने कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति है वो किसी देशभक्त से कम नहीं है। और बड़े लोग हैं वो तो इस प्रकार प्रसिद्ध किए जाते हैं कि वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, यह दिखावा होता है, वो प्रसिद्ध होते हैं। पर हर एक व्यक्ति है वो अपने कर्तव्य का पालन करेगा, अपना काम स्वयं ही करेगा, तो व्यक्तिगत जीवन संगठित होगा, समाज भी संगठित होगा। तो अपने कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति किसी देशभक्त के समान ही है, उनसे कम नहीं है। व्याख्यान देने में हमारी देशभक्ति नहीं है। यद्यपि हमारा कार्य क्षेत्र संकुचित ही क्यों न हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव शिक्षक ही क्यों न हो, तो हमारा देश एक कदम जाग उठेगा, उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है। यहाँ पर लेखक ने कहा है कि हमारा कार्य क्षेत्र, हमारा काम है संकुचित यानी कि छोटा। हमारा काम कितना ही छोटा क्यों न हो, हम केवल धोबी ही क्यों न हो, हम केवल दर्जी ही क्यों न हो, किसान हो, मजदूर हो या फिर दुकानदार हो, पहरेदार हो या फिर शिक्षक हो, कोई भी हो, पर हम अपना काम पूरी लगन से, निष्ठा से करेंगे, आलस नहीं करेंगे, वो कर्तव्य निभाएंगे, तो हमारा कदम है वो देश को आगे लाएगा और इस तरह से हमारे देश में जान आएगी। व्यक्तिगत जीवन इस तरह से ही संगठित होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना काम है वो पूरी लगन से, ईमानदारी से करेगा, तो व्यक्तिगत जीवन है वो संगठित होता है। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है, अपना कर्तव्य निभाता है, तो इस तरह से हर एक व्यक्ति का जीवन संगठित होता है। तो मनुष्य समाज स्वतः यानी कि अपने आप ही संगठित हो जाएगा, समाज पूरी तरह से संगठित हो जाएगा। तो हमारे देश में ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के नागरिकों की आवश्यकता नहीं है। तो लेखक का प्रश्न था कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा, तो यहाँ पर 4 विदेशी मित्रों ने उत्तर दिए थे। उसका सारांश यही है कि हर एक व्यक्ति ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा से कार्य करेगा तो हमारा देश अवश्य आगे आ सकता है, हमारा देश अवश्य ही उन्नति कर सकता है।